कि जब अटल जी का निधन हुआ तो पूरी कोशिश की गई थी कुछ राजनीतिक शक्तियों द्वारा कि उनकी विरासत को हम हथिया लें, क्योंकि अटल जी का जिस प्रकार का एक व्यक्तित्व था, तो ये हुआ कि क्यों ना हम उनको अपना लें। और ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि अटल जी तो भारतीय जनता पार्टी में भी असहज थे और संघ से तो उनके संबंध अच्छे नहीं थे। मुझे खुद उन दिनों में कई टेलीविज़न चैनल पे जाने का अवसर मिला। मुझसे भी कई एंकर ये कहलवाना चाहते थे कि सचमुच में वो भारतीय जनता पार्टी में भी कंफर्टेबल नहीं थे और संघ से तो उनके संबंध अच्छे नहीं थे। लेकिन अगर हम बात करें तो उनकी शव यात्रा के साथ 12 किलोमीटर पैदल चल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, राजनाथ सिंह जी ने, अमित शाह ने ये दिखा दिया कि अटल जी की आत्मा कहाँ बसती थी। किसी आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, चाहे महात्मा गांधी का शव यात्रा हो, नेहरू जी की हो, किसी की भी हो, कभी कोई देश का प्रधानमंत्री या इतना बड़ा नेता सुरक्षा की परवाह ना करते हुए दरियागंज जैसे एक भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र से 12 किलोमीटर पैदल चलता है शव यात्रा के, तो ये कोई उस तरह की अटल जी की विरासत को कोई छीन नहीं सकता है। तो ये कौन लोग थे जो अटल जी की विरासत को अपने में आत्मसात करना चाहते थे? देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन परसेप्शन बनाया जाता है, मीडिया के थ्रू परसेप्शन बनाया जाता है। जैसे मैंने कहा, मेरे थ्रू बनाने की भी कोशिश हुई और ये प्रयास राजनीति में होते हैं, इसमें कोई ऐसी नई बात भी नहीं है। लेकिन आप विरासत को अगर ले रहे हैं, छीन रहे हैं, तो क्या बाकी लोग आपको वो छीनने दे रहे हैं कि नहीं? तो वो छीनने नहीं दी गई, क्योंकि संघ तो बोलता नहीं है कि हमारी विरासत है। लेकिन जिन लोगों ने उनके चिन्हों पर चले, उनके आए कदमों पर आए, नरेंद्र मोदी जो सरकार बनाई प्रधानमंत्री ने, और उसी लेगेसी से ही वो आए, उसी पार्टी से, तो उनको लगा कि ये मेरा फ़र्ज़ बनता है, ये मेरी एक तरह से दायित्व है कि मैं अटल जी की लेगेसी को कहीं इधर उधर नहीं होने दूं। और मुझे लगता है उससे बड़ा कोई प्रमाण हो नहीं सकता। बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं थी, गन कैरेज पर भी बैठकर जा सकते थे, वो भी अपने आप में संदेश था, पर पैदल चलना, तो ये मुझे लगता है कि इसलिए मैंने उस पुस्तक में लिखा कि नरेंद्र मोदी जी ने पैदल चल के ये दिखा दिया कि अटल जी की आत्मा कहाँ बसती है। अब शुरुआत से शुरू करते हैं सर। 13 दिन की सरकार, मुझे याद है आप 13 दिन की सरकार में नहीं थे, सरकार एकाएक बनी थी। मुझे वो दिन भी याद है जब उन्होंने मुझे चिट्ठी दिखाई थी घर के बाहर 6 रायसीना रोड में कि राष्ट्रपति ने मुझे अभी अभी सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। 13 दिन की सरकार और प्रधानमंत्री के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी का ऊपर तक जाना, आप तो बड़े नज़दीकी थे। उस वक्त जो माहौल था अटल बिहारी वाजपेयी के लिए, अटल जी के लिए, अटल आडवाणी कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान, दुनिया भर के नारे उस ज़माने में लगते थे। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ वो ऑरा क्या था, वो सिचुएशन क्या थी, वो पॉलिटिकल सिचुएशन, वो पॉलिटिकल हालात क्या थे? मैंने अपनी पुस्तक में ये प्रसंग लिखा है और बहुत रोचक प्रसंग है। पहली बात तो ये है कि जब भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उभरी 1996 में, तो स्वाभाविक था कि राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा सबसे पहले उनको बुलाएंगे और ये कहेंगे कि क्या आप सरकार बना सकते हैं। ये बात स्वाभाविक थी। तो अटल जी गए, लेकिन अटल जी ने तो ये सोचा था कि राष्ट्रपति ये कहेंगे कि क्या आप सरकार बना सकते हैं और अटल जी मना करके आ जाएंगे। तो वहाँ तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने उनको प्रधानमंत्री नियुक्त करने की चिट्ठी पकड़ा दी, जो अपनी तरफ से मैं समझता हूँ पहली बार हुआ था। और अब अटल जी के सामने कोई प्रश्न नहीं था, आप तुरंत चिट्ठी को तो वहीं नहीं छोड़ सकते थे, तो आकर वापस बात करनी थी। और जब बात की थी, उस प्रसंग से पहले एक रोचक जो जानकारी मुझे मिली, उन दिनों में चली भी थी, शायद आपके पाठकों को भी बहुत अच्छी लगेगी, कि शंकर दयाल शर्मा जी की पत्नी विमला शर्मा जी, वो अटल जी की बहुत फ़ैन थी और उनके मन में इच्छा थी कि अटल जी जैसा व्यक्तित्व वाला जो नेता है वो प्रधानमंत्री बनना चाहिए। अब ये बात वो सीधे सीधे तो नहीं कह सकती थी, तो उन्होंने डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जो खुद भी लर्नेड थे, लंदन से पढ़े हुए थे, उनको कहा, ऐसा उन समय सुनने में आया था, मैं तो प्रत्यक्ष नहीं था, कि ब्रिटेन में जब कोई हंग पार्लियामेंट आती है तो वहाँ का क्वीन या किंग जो है वो कभी बहुमत सिद्ध करने के लिए पहले शर्त नहीं रखता,
वो सीधा सीधा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है। फिर उसके ऊपर है कि वो संसद में अपना बहुमत सिद्ध करे या विपक्ष उसको गिरा दे। तो क्यों ना इस बार उसी नाते आप अटल जी को प्रधानमंत्री नियुक्त कीजिए और फिर उनको कहिए कि वो बहुमत सिद्ध करें। फिर विमला शर्मा जी ने कहा अब ऐसा कहते हैं जी। और क्योंकि देखिए डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा तो कांग्रेस के नेता थे, शुरू से रहे, मंत्री रहे, कांग्रेस अध्यक्ष रहे, प्रधानमंत्री बनते बनते रहे, राष्ट्रपति बने, उपराष्ट्रपति। तो अगर वो सीधे सीधे कांग्रेस के नेता के तौर पर बात करते और वो सीधा सीधा कहते कि बताइए आपके पास बहुमत है तो मुझे चिट्ठियां दीजिए, लेकिन क्यों किया? तो क्यों किया के पीछे एक ये तर्क था, लेकिन उस पर फिर विवाद हुआ। जितने भी हमारे बड़े बड़े विद्वान थे संविधान के, उनमें बहस हुई थी कि क्या डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने ये ठीक किया है क्या। तो उस पर भी मत विभाजित था। बड़े बड़े लर्नेड HR खन्ना, राजीव धवन, पालकी वाला नहीं थे, ये थे सोली सराब जी, इन लोगों में बहस हुई थी। तो कुछ लोगों का कहना था कि इसमें क्या हर्ज है ब्रिटिश प्रणाली को अपनाने में। हमारे यहाँ ये जो प्रणाली बनी कि पहले चिट्ठियाँ लाओ, विश्वास मत लो, ये हमारी राजनीतिक परिस्थिति से उभरा है। लेकिन ब्रिटेन में तो ऐसा नहीं होता। तो इसलिए राष्ट्रपति ने कोई गलत काम नहीं किया, क्योंकि बहुमत तो सिद्ध सदन में होना है। तो ये तो एक पक्ष था, चिट्ठी कैसे दे दी गई। तो अधिकांश मत था कि इसमें कोई संवैधानिक गलती नहीं है, पहले की परंपरा को तो जरूर बदला गया। अब दूसरी तरफ देखिए, अब अटल जी जब चिट्ठी लेकर वापस जाते हैं, अपने पार्टी के नेताओं से बात करते हैं, तो सबने कहा ये क्या मतलब है, हमारे पास बहुमत है नहीं। तो हमको तुरंत जाकर कह देना चाहिए कि धन्यवाद, हम सरकार नहीं बना सकते। और उसमें सभी पार्टी के बड़े बड़े नेता थे, अडवाणी जी भी उसमें थे, सुषमा जी भी उसमें थी, और लोग भी उस समय थे। लेकिन प्रमोद महाजन ने उस समय एक पोजीशन ली। तो उन्होंने कहा कि देखिए, हमारे ऊपर पहले से ही टैग लगाया कि हम तो विपक्ष की पार्टी हैं, सत्ता में कभी आ नहीं सकते, तो ऐसे तो हम कभी सत्ता में आएंगे नहीं। मेरा मानना है, प्रमोद जी ने कहा कि इस बार लेट्स टेक द प्लंज, हम सरकार बनाएंगे, अगर कोई हमारे साथ नहीं आएगा सरकार गिर जाएगी, गिरने दें, लेकिन एक जिसको कहते हैं जिंक्स को हम तोड़ दें और फिर देखेंगे जो होगा, बदनामी होगी सह लेंगे। वही हुआ, सदन में मिलने से पहले ही अटल जी ने त्यागपत्र भी दे दिया। लेकिन दीपक जी, वो जो सरकार बनी 13 दिन की, वो सचमुच में उससे जिंक्स टूटा। उससे पहले तक 13 दिन की सरकार के समय तक कोई भी एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आने को खड़ी नहीं हुई थी। लेकिन 98 आते आते NDA बना, NDA में पार्टियां शामिल हुई और सरकार बनी, वो 13 महीने चली। जी, याद है मुझे। तो मेरा ऐसा आकलन है एक राजनीतिक विज्ञान के छात्र के तौर पर कि प्रमोद महाजन ने ये जो जिंक्स तोड़ा, उसी में से रास्ता प्रशस्त हुआ आगे चलकर जो सरकारें बनी। तो इसीलिए आपको ध्यान होगा, वो 13 दिन की सरकार में प्रमोद महाजन डिफेंस मिनिस्टर बने थे, क्योंकि उनकी भूमिका बहुत थी। तो ये उस 13 दिन की सरकार की कहानी है, और इसलिए मैंने उसमें विस्तार से इसको लिखा है कि प्रमोद महाजन ने, और उस समय ऐसा कहते हैं कि वहाँ थोड़ी गर्मा गर्मी भी हुई थी बैठक में, और कुछ लोग प्रमोद जी को ये कह रहे थे कि ये क्या है, ये कोई पोजीशन है देने की, लेकिन उन्होंने इस पर अड़े रहे और सब लोग फिर उस बात पर सहमत हुए। तो इसका क्रेडिट प्रमोद